हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआई ऑप्शनल यूनिट 17 इंडिया एंड द यूएन सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग के नोट्स उठा लो या उनसे पढ़ भी लो, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जैसे कि आप ये ऑफिशियल सिलेबस उठाते हो, यूनिट 6 है ये, पेपर 2 सेक्शन बी की। तो इसमें ना आपको सिलेबस का नाम ही नहीं समझाते हैं कि क्या है। जैसे कि ये इंडिया एंड द यूएन सिस्टम है, अब इसके आगे दो डॉट्स लगी हुई हैं। ये दो डॉट्स अगर आप हटा दो ना या इसको इग्नोर कर दो तो पूरी यूनिट का नाम ही चेंज हो जाएगा, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं? यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है सिलेबस की यूनिट के हिसाब से। और जो सिलेबस का मेन टॉपिक होता है ना, जैसे इंडिया एंड द यूएन सिस्टम पहला टॉपिक है, फिर रोल इन यूएस पीस कीपिंग दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक्स ही छुड़वा दिए जाते हैं। जबकि बेसिक टॉपिक जो नाम डायरेक्टली लिखा हुआ है वो तो सबसे पहले आना चाहिए। अब ये दो डॉट से मतलब कैसे चेंज हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे रोल इन यूएस यूएन पीस कीपिंग अगर आप इन जनरल पढ़ते हो तो इन जनरल बहुत सारी कंट्रीज के कंटेक्स्ट में आप पढ़ोगे इसको। ऐसे ही डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी कंट्रीज के कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर बात कर सकते हो, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री हो सकती है। बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, टॉपिक में लिखा है इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, दो डॉट ये जो डाली हुई है उसका मतलब ये है कि अब आपको इंडिया एंड द यूएन सिस्टम के कंटेक्स्ट में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। मतलब कि रोल इन यूएन पीस कीपिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड द यूएन सिस्टम। ऐसे ही डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड द यूएन सिस्टम। तो ये दो डॉट का मतलब ये हो जाता है। इसी वजह से हमें इंडिया एंड द यूएन सिस्टम के कंटेक्स्ट में ये सारे टॉपिक्स पर बात करनी है, और क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आएंगे, विद रिगार्ड टू ओके, इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसीलिए अब जो हैफेजार्ड प्रिपरेशन हो जाती है, ये दो डॉट्स को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो इन जनरल जो आप ये पढ़ते रहते हो, इन जनरल ये जो पढ़ते रहते हो, वो हैफेजार्ड प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। उसमें टाइम बहुत मेजर लेवल पर सेव हो जाता है। साथ में आपकी प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं, क्योंकि वो एक्जैक्टली आपको बता देते हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, इंडिया एंड द यूएन में सबसे पहले तो 2015 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा है, यूनाइटेड नेशंस कंप्लीट 70 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन 2015, व्हाट रिफॉर्म्स इन इंडिया आस्किंग फॉर टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस एंड बाय। अब आप देखो, यूएन इन जनरल नहीं पढ़ रहे हैं हम कि यूनाइटेड नेशन पर इन जनरल हम पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। नो, आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस को एज अ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन बताओगे, बाद में आप आपका पूरा जो कंटेक्स्ट रहेगा इस टॉपिक का वो रहेगा इंडिया एंड यूएन के कंटेक्स्ट में। इसी वजह से जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वो है इंडिया एंड यूएन के कंटेक्स्ट में। आप समझ रहे हो, क्योंकि यूपीएससी तो सिलेबस ही फॉलो कर रहा है। हाँ, अगर कोचिंग आपको नहीं समझा रही है कि इतनी बेसिक यूनिट का मतलब क्या है और इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट मीन्स वहां पर एक बहुत मेजर फ्लॉ है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत हैफेजार्ड जा रही है। क्योंकि देखो, ले दे के हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें निकालना तो यूपीएससी है। तो सिंपल चीज है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पीवाईक्यूज, क्या नहीं करना है वो छोड़ना है, दिल पर पत्थर रख के छोड़ दो। क्या नहीं करना है पे ध्यान दोगे तो इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, इंपॉर्टेंट चीजों को बेटर रिवाइज कर पाओगे, बार बार टाइम दे पाओगे, एग्जाम में उनके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आपके उसको अटेम्प्ट करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही लिमिटेड चीज को रिवाइज किया हुआ है। और जो फालतू चीजें थी उसको तो आपने बिल्कुल क्रॉस लगा दिया है कि क्या नहीं करना। ठीक है ना? उससे क्या होता है कि अभी आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पर अगर आपने लिमिटेड चीजें पढ़ी हैं, आप रिवाइज बेटर करोगे, आपको एग्जाम में बेटर याद रहेगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो भी आप रट्टा लगा के चले जाओगे और एज इट इज आंसर लिखाना। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर जाते हो तो यहाँ पर आप 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करो, जिसमें सभी टॉपिक्स, सभी थीम्स और सभी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कुछ नया नहीं आता है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उसकी लैंग्वेज नहीं आ सकती है, कोई थीम सेम होगी बट उसमें से कोई क्वेश्चन नया आ जाएगा, कोई टॉपिक सेम होगा उसमें से थीम कोई नई पूछ ली जाएगी, इतना ही हो सकता है। बट ले दे के सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वो मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर बता दे रही हूँ। जैसे कि अभी आप जाओ, जो बहुत पुराने टॉपिक्स होंगे वो पूरा का पूरा ना टॉपिक ही छूट जाएगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पुराने नहीं देखे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यूएन इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग का कोई क्वेश्चन उठाती हूँ और बहुत पुराना मैं कोई क्वेश्चन उठा लेती हूँ, जैसे कि 1994 या 1993 का मैं क्वेश्चन उठा लूँ, या फिर इनफैक्ट 2001 का क्वेश्चन। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द पीस कीपिंग फोर्स। 2001 का क्वेश्चन अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिस हो जाएगा, तो आपको नहीं पता होगा कि अब इस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। या मान लो चलो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी
कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो 93 और 94 के क्वेश्चन है। 94 का क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियाज रोल इन यूएन पीस कीपिंग एंड डिसआर्मामेंट। तो इसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि यूएन पीस कीपिंग रोल इन डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। अब इस टॉपिक में से इन जनरल तो पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे 2005 में पूछा गया है, तो ये वाला टॉपिक भी अगेन स्किप हो जाएगा कि अगर आप 10 साल के ही करके जा रहे हो सिर्फ कि इवैल्यूएट द रोल इंडिया हैज प्लेड इन यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज एंड कॉज ऑफ ग्लोबल डिसआर्मामेंट। ठीक है, ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका छूट जाएगा। तो अभी क्या है, अगर ये टॉपिक अगर रिपीट कर देता है यूपीएससी, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। दूसरा, एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज रोल इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। 2019 का क्वेश्चन है ये, फिर भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का ये, यूएन पीस कीपिंग रोल इन डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। अब एक एब्सोल्युटली नया टॉपिक आ गया है ये भी। तो आपके क्या है, टॉपिक्स छूटते जाएंगे, बहुत मेजर लेवल पे छूट जाएंगे अगर आप सिर्फ 10 साल के करके जाते हो, क्योंकि 10 साल एक छोटा टाइम है। देखो, सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक, सभी थीम्स इंक्लूड नहीं हो सकती हैं। इसी वजह से 40 से 45 साल के कवर करके जाओगे आप टॉपिक्स, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं चीजों को ज्यादा बेहतर कवर करने के। ठीक है, सिर्फ उतने भी करके चले जाओगे ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक करके चले जाओगे, तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, सिर्फ इससे भी आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा है। हो सकता है आपकी रैंक 1 ना आए या रैंक बहुत बढ़िया ना आ जाए, पर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। इन दी एंड हमारा गोल ये होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारा एग्जाम क्लियर हो, यूपीएससी क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। और उसके लिए आपको ज्यादा टॉपर्स, देखो हर एक टॉपर ज्यादा ध्यान इस चीज पर देता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि वही आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना है। दिल पे पत्थर रखो और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो। उससे क्या होगा, जो फालतू टाइम टेकिंग चीज है ना, जिसमें टाइम वेस्ट होता है, वो सारी आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। और उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें आप ज्यादा टाइम दोगे। इंपॉर्टेंट चीजों के यूपीएससी में रेपिटेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इन दी एंड यूपीएससी अपने टॉपिक्स, थीम, क्वेश्चन वही वही रिपीट करता है, क्योंकि इन दी एंड ले दे के यार सिलेबस तो वही है ना, तो उसी में से पूछा जाएगा। तो गोल आपका क्या है, यूपीएससी क्लियर करना। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपके वही टॉपिक्स, वही थीम्स और वही सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देना, फालतू टॉपिक्स छोड़ देना। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले साइडलाइन कर देना है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, भावनाओं में बह जाते हैं और डर के मारे कि यार ये आ गया तो वो आ गया तो के चक्कर में 10,000 हम नोट्स लेकर आ जाते हैं और उन्हीं नोट्स में बैठ के अपना दिमाग खराब करते रहते हैं और इतने सारे हमारे नोट्स बना लेते हैं। तो नोट्स का ना मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मान लो आप एक बल्कि बुकलेट लेके आए हो, तो उसको आप अपना बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो शॉर्ट नोट्स ना आपकी एक अलग बुकलेट नहीं बन जानी चाहिए। शॉर्ट नोट का मतलब शॉर्ट नोट ही होता है, बस आपके एक पॉइंटर होने चाहिए, सो दैट आप नोट्स को उस पर्सपेक्टिव से बनाओ कि अगर एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा और वो बल्कि मटेरियल ना रहे। बहुत बल्कि मटेरियल तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज पे जाओ और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स, थीम्स, क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आप रट्टा मार के चले जाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी जो करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट सीरीज लगाओ, रैंडम टेस्ट सीरीज मत लगाओ। क्योंकि रैंडम टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम ये है कि आप हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। अब जब यूपीएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट कर ही रहा है तो आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना जो यूपीएससी पूछने वाला है, उससे आपकी यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो भी मैच हो जाएगा। आपको वेटेज भी पता लगेगी देखो उससे। ठीक है, और वेटेज के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। जैसे कि वेटेज कैसे पता लगेगी, देखो अगर आप रैंडम नोट्स कर रहे हो और फिर पीवाईक्यूज अलग से कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में यहां पर आओगे कि आप टॉपिक नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है। जैसे अगर आप सिनॉप्सिस रेफर कर रहे हो, synopsize.com, यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आप ये रेफर कर रहे हो, अब आपको ना ये पता लग जाएगा 2015 में इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें ये करके जाना है। ऐसे ही इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बट ये टॉपिक सारे आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हो, सिलेबस जरूर है पर क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछा हुआ ना। अब आपको अगर खुद से भी नोट्स बनाने हो ना, आप चैट जीपीटी की हेल्प से और ये बुक्स रेफर करके भी ये नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बुक्स दी हुई हैं, इन बुक्स को रेफर कर लेना इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। अच्छी किताबें हैं और ये रेफर करके आप अपने मटेरियल बना सकते हो। या तो चैट जीपीटी से बना लेना, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, चैट जीपीटी से बना लो या फिर solveitbi.com, यहाँ से बना लो। यहाँ पर प्रॉम्प्ट देने की नीड नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना टॉपिक डालोगे, आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से किससे भी बना सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग मत करना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप परचेज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं और से ले रहे हो तो कहीं और से भी कर सकते हो। अभी एआई से करने में बस ये रहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप
एआई मॉडल पर जा सकते हो क्वेश्चंस के आंसर बनवाने के लिए, पर आपका प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए सो दैट जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है ना वो समझ में आनी चाहिए आपको, और उस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन की डिमांड से आपका आंसर मैच होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग के ऐसे नोट्स देखे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी यूज करके अपने क्वेश्चन के आंसर तो बनवा लिए हैं, बट उनके आंसर्स ना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से मैच नहीं करते। मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंसिस्टेंट कंट्री कंट्रीब्यूटिंग, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। एक क्वेश्चन था ना यहाँ पर 1993, चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, कि केस फॉर अ परमानेंट ह्यूमन पीस कीपिंग फोर्स। एक सबसे पहली बात तो 40-45 साल के क्वेश्चन तो कोई करा ही नहीं रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको करवा भी रहे हैं, मान लो यूपी अभी कर क्या रही है कोचिंग, कि ये सीधा क्वेश्चन डाल देते हैं और चैट जीपीटी में, और इसका आंसर कुछ तो आ जाता है, जबकि आपको क्वेश्चन का मतलब पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के अलग अलग फॉर्म में समझना है, और उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट ठीक डालनी है सो दैट आंसर आपका ठीक आए। जैसे कि स्टेटमेंट के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को अपनी परमानेंट पीस कीपिंग फोर्स रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। क्योंकि अभी जो करंट सिस्टम यूएन में चलता है वो ये है कि वॉलेंटरली कंट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर स्टेट्स के द्वारा, केस टू केस बेसिस पे ये वेरी करता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी यूएन की कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी खुद की तो है नहीं, तो ट्रूप्स जो है वो जितने भी विलिंग मेंबर कंट्रीज होती है ना वो प्रोवाइड करती हैं, जो कि उनके ही नेशन के हिसाब से ट्रेन किए जाते हैं और उनके पास होते हैं। ठीक है, वो फिर यूएन कमांड के अंदर प्लेस कर दिए जाते हैं। ये पूरा सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम में क्या होता है ना, बहुत बार डिले हो जाती हैं चीजें, फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी आ जाते हैं, फिर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। जैसे कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दूं, 1994 का ना एक जेनोसाइड हुआ था। तो उसमें क्या था कि रुआंडन जेनोसाइड हुआ था, जहां पर यूएन की क्रेडिबिलिटी उसके बाद काफी अंडरमाइन हुई थी, क्योंकि यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स ना डिप्लॉय कर नहीं पाया था, बहुत डिले हो गया था। तो अगर परमानेंट फोर्स होती तो उससे क्या होता कि अगर कोई भी जगह पर कोई क्राइसिस हो गया है तो बहुत जल्दी एक रिस्पॉन्स मिल जाता, रैपिड रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता। समझ रहे हो आप? तो अभी के जो मिशंस है ना उनमें क्या होता है कि डिले आ जाता है यूएन की तरफ से, तो उससे क्या होता है ट्रू कंट्रीब्यूशन बहुत स्लो चलते हैं, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस चलती हैं, बीच में ना बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, हर्डल्स बहुत ज्यादा है। तो अगर फिर दूसरी चीज है कि अभी ट्रेनिंग भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी दी हुई है ना, तो यूनिफॉर्मली ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। अगर यूएन के प्रोसीजर्स के हिसाब से यूनिफॉर्मली ट्रेंड हो जाए, ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड फॉलो करें और कन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने में इनको ट्रेनिंग मिल जाए लोगों को, तो क्या होगा कि अभी ट्रूप्स के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, कि अलग अलग ट्राइब की ट्रेनिंग दी हुई है सबने, अलग अलग कमिटमेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है, साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, जो लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से नहीं अभी यूएन कर रहा है, कि मेंबर स्टेट्स थोड़ा सा अपनी मिलिट्री फोर्सेस पे कंट्रोल चाहती हैं। ठीक है, एक सुपर नेशनल बॉडी को कंट्रोल नहीं देना चाहती है, फंडिंग की प्रॉब्लम आती है ना, जो अमीर जो नेशंस हैं वो उनको ज्यादा बर्डन झेलना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, पॉलिटिकल फ्रिक्शन आ जाएगा। साथ में पीस कीपिंग डिसीजंस वो सिक्योरिटी काउंसिल बनाएगा जो कि वीटो पावर से आएंगे। तो ये सारे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी परमानेंट तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई परमानेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्पेशली यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, चैट जीपीटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका कुछ भी आंसर बना के देता है, तो प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए। आप बुक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं वो रेफर करके आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ बाय रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर बुक और दीज पर्टिकुलर बुक्स क्रिएट अ आंसर ऑन दिस, और जो भी आपके प्रॉम्प्ट्स डालने हैं आपको उस हिसाब से आप डाल के करवा सकते हो। ठीक है, दोनों आपको मैंने नाम बता दिए वेबसाइट के। बस सॉल्विट जीपीटी में थोड़ा, सॉल्विट बीआई में थोड़ी सी जल्दी हो जाता है काम। जैसे कि अगर आप 40 साल के क्वेश्चंस बनवाओगे तो वो जल्दी बन के आएंगे, लाइक आप एक बार सीएसवी अपलोड कर दो और फटाफट से बन के आ जाएंगे। जबकि इसमें क्या है, थोड़ा सा चैट जीपीटी में एक एक करके बनवाना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट सेट करनी पड़ेगी, टाइम लगता है। जिसमें आपको बता रही हूँ, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो synopsisias.com आप वेबसाइट पर जाना, यहाँ पर ऑप्शनल्स में आप जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल पर क्लिक करना, और यहाँ से आपको जो भी आपका कोर्स चाहिए उस हिसाब से देख लेना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 45 ईयर्स ओल्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो आपको करना ही करना है, चाहे यहाँ से करो कहीं और से करो, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ओके, आपके रैंक लाने में यही हेल्प करेगा। अब मान लो हम यही टॉपिक देख रहे हैं, तो आप इस टॉपिक में से देखो कि यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी लगाए हुए हैं नोट्स में। उसका फायदा क्या होता है कि इस टॉपिक में से आप देख रहे हो कि 2005 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 1994 में ये क्वेश्चन आया था, तो 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 45 साल में। इससे क्लियर हो जाता है कि यार ये टॉपिक तो छोड़ के नहीं ही जा सकते हैं, ये तो हमें करना ही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
इंडिया का रोल क्या है इन यूएन पीस कीपिंग एंड डिसआर्मामेंट। केस स्टडीज आप इसके साथ ही लगाओगे तो जो भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा उसमें ये सारी केस स्टडीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर ये टॉपिक है, तो बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो सारे टॉपिक्स आप स्किप भी कर सकते हो, सिंस जिनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा हुआ। तो आपको क्या होता है ना, अगर आपके नोट्स में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगे हुए हैं तो उससे बहुत क्लियर एक चीज हो जाती है कि आपको वेटेज पता लग जाता है, डायरेक्टली नोट्स से पता लगता है कि यार जस्टिफिकेशन फॉर इंडियाज डिमांड फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2002 में क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते। ऐसे 2000 में क्वेश्चन आया था, 1996 में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्वेश्चन आया, 2020 में, 13 में। आप समझ रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो ये टॉपिक तो करके ही जाना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये पूरा टॉपिक आपको देती हूँ ना करने के लिए, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी एक टॉपिक में से पूछ लिए गए हैं। और आप देख लो सेम क्वेश्चंस पूछे। अब रिपीट कैसे होते हैं देखो, comment India's claim for permanent seat in the UN Security Council. Okay, 1996 India's claim to a permanent seat in the Security Council. 2000 में क्या पूछा हुआ है? In the reforms of UN, India's claim for a permanent seat in the Security Council is naturally and equally justifiable. 2014 में India's quest for permanent seat in the Security Council, possibility or just a pipe dream. Elaborate with reasons. Explain importance of India's claim for permanent Security Council in UN Security Council. Then 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, इंडिया सीकिंग परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। फिर डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ये सारे पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। पर अदरवाइज ले दे के एक चीज सेम रहेगी, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं उसको स्किप करना। आपके सिलेबस का पार्ट जरूर है ये सारे, बट पहले इंपॉर्टेंट चीजें करना, टाइम मिले तो ये पढ़ना, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। बट मैं ये रेकमेंड करूंगी आपको, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स पहले करो, दिल पे पत्थर रख के वो टॉपिक्स छोड़ दो जहां से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा हुआ है। एक आध क्वेश्चन उसमें से हो सकता है यूपीएससी नया पूछ लेगा, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, उससे आपके एग्जाम पर बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वही आपने नहीं किए या उन्हीं को हल्के में ले लिया कि वो आपको अच्छे से नहीं आते, तो बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ जाएगा आपके एक एक नंबर में। आपको पता है कि क्या हो जाता है। तो वेरियस इंपेडिमेंट्स इन इंडियाज वे टू अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन ऑब्स्टेकल्स में आ रहे हैं क्वेश्चन, यूनाइटिंग फॉर ये तो सारे ऑब्स्टेकल्स के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं आपको सिंपल, मैंने स्क्रॉल इस वजह से किया है ये पूरी स्लाइड, ताकि आप पॉज करके भी देख पाओ कि खुद से प्रिपेयर करना है तो कौन कौन सी सब हेडिंग्स में आपको प्रिपेयर करना है और क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। ऑल्दो आप वेबसाइट पर जाओगे तो फ्री आप अनसॉल्व्ड बुकलेट भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप से आप उसके आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो अगर टाइम है तो। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ आप ये पूरे इसका मतलब क्या है। इंडिया और यूएन सिस्टम को हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। समझते हैं इसको ऐसे कि यूएन एक बड़ी ग्लोबल सोसाइटी है जहां पर अलग अलग कंट्रीज साथ में आती हैं और दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं। जैसे कि आप मान के चलो, सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये दुनिया की पंचायत है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना, इंडिया उसका एक फाउंडिंग मेंबर्स है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है यूनाइटेड नेशंस का, और एक्टिवली पीस, हेल्थ, डेवलपमेंट एफर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। इंडिया का रोल यूएन पीस कीपिंग में क्या है, अगर इतनी बात हम समझते हैं तो पीस कीपिंग एक ऐसा है कि जैसे मान लो अभी पड़ोस के गांव में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, तो आपके यहाँ से एक न्यूट्रल पुलिस जाती है जो लड़ाइयों को रोकती है। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसको गांव को रिप्लेस कर दो कंट्रीज में। अलग अलग कंट्रीज में कुछ लड़ाइयां हो रही है तो एक न्यूट्रल पुलिस जाके उन लड़ाइयों को जो स्टॉप करवाती है, जो पीस कीपिंग करवाती है, वो इंडिया का रोल रहा है। यूएन पीस कीपिंग है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इनफैक्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में। इंडियन सोल्जर्स ने अराउंड 50 मिशंस में सर्व किया है आज तक और पीस भी मेंटेन करने की कोशिश की है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स रहे हैं। जैसे हमने कुछ यहाँ पर केस स्टडीज में एग्जाम्पल्स नोट किए थे, आगे आप देख लेना अपने आप। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर नोट किए थे, जैसे कॉन्गो था, सुदान था, ठीक है, लेबनान था। यहाँ पर इंडिया ने काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन तो दिया है। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है, तो यूएनएससी के ना अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। इंडिया कहता है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो हमें क्यों नहीं जगह मिल रही इनमें। तो इंडिया ने अभी तक आप समझ लो इतने सारे ट्रूप्स, मनी, आइडिया, सब चीजों में तो कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देना कॉन्गो का ही,
2000 में 2000s में इंडियन सोल्जर्स ने यूएन पीस एफर्ट्स को लीड किया था कॉन्गो में, जहां पर बहुत सारी जानें बचाई थी, कम्युनिटीज को रीबिल्ड करने में एफर्ट मारा था। तो लोकल्स ने ना इंडियन ट्रूप्स को प्रोटेक्टर्स की तरह देखा था, इन्वेडर्स की तरह नहीं देखा था, बहुत अप्रिशिएट भी किया था। अब आप इस पूरे टॉपिक को ना एक सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आप समझ लो, आप एक कॉलोनी में रहते हो और आपकी कॉलोनी की कमिटी में 5 परमानेंट लीडर्स हैं, बट आपकी खुद की एक बहुत बड़ी फैमिली है, आप इन परमानेंट लीडर्स का पार्ट नहीं हो। आपकी सबसे बड़ी फैमिली आपकी है, ठीक है ना, इस पूरी कॉलोनी में। और आप सेफ्टी में भी हेल्प करते हो, आप और आपकी फैमिली क्लीनिंग में भी हेल्प करते हो, कॉलोनी की इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हो, बट आपका कोई से ही नहीं है किसी भी चीज में। सारे डिसीजंस बाकी फैमिलीज लेती हैं, जो बाकी लीडर्स बने हैं फैमिली के वो लेते हैं। तो आप सिंपली क्या कह रहे हो कि क्या मुझे भी एक परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए इस कमेटी का, क्योंकि इतने सारे काम तो मैं भी करा रहा हूँ। समझ गए? तो ये सिंपल शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ लो। अब आप जब पढ़ोगे ना इसको पूरे को, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।